हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ये को दिखाया जाता है जो अपनी शादी का जोड़ा पहने हुए बेड पर बैठी हुई होती है। उसी बेड पर उसका हस्बैंड हुआ भी लेटा हुआ होता है। एक्चुअली में वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है। ये उसे गौर से देखते हुए बोल रही होती है, ये लड़का देखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, पर अफसोस की बात कार एक्सीडेंट में ये टूट फूट गया है। पर चलो अच्छा ही है। ग्रैंडमा ने कहा है कि मेरा हुआ परिवार के साथ सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। इसके बाद उसे बात लेने का मन करता है तो वो अपने कपड़े वहीं पर उतार कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटे हुए बाहर वापस आती है तो हुआ तो जाग चुका होता है। वो ये को देखकर बोलने लग जाता है, तुम कौन हो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये अपने आप को कवर करने लग जाती है, तुम बिना आवाज किए कैसे जाग गए। और तुरंत ही वो अंदर भाग जाती है। उसके वहाँ से जाते ही हुआ के पैरों में मूवमेंट होने लग जाती है और वो अपने पैरों को देखने लग जाता है। तभी ये नाइट ड्रेस पहनकर वापस आ जाती है और उसे बोलती है, ज्यादा इधर उधर मत हिलो वरना तुम्हारी चोट गहरी हो जाएगी और मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। और उसे बताती है, मेरा नाम ये है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की है। तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसलिए मैं बस तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए आई हूँ। हुआ को तो उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आसपास का सामान फेंकने लग जाता है। ये बोलती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने थोड़ी तुम्हारा एक्सीडेंट किया है। वो गुस्से में बोलने लग जाता है, तुम्हारी जैसी लड़की ना मेरी वाइफ बनने के लायक ही नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये वहाँ से नहीं चाहती तो वो उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए घर के दूसरे लोगों को आवाज लगाकर बुलाने लग जाता है। और ये उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती चुप करा देती है। उसके बाद ये बेचारा तो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन 2 मेड ये की बुराई करते हुए उसके रूम के पास जाती है। ये भी जाग चुकी होती है और वो बेड पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी एक मेड बाहर से आवाज लगाकर बताती है, सिस्टर शाओ और मिस बाई आपको देखने के लिए आई हैं। ये सुनकर शेन सोचती है, मिस बाई तो वही लड़की है ना जो हुआ के बचपन की गर्लफ्रेंड थी। ये उन्हें बोलती है, उन्हें इंतजार करने दो। थोड़ी देर बाद ही अपने रूम से बाहर आती है जहाँ पर मिस शाओ और मिस बाई बैठी हुई होती हैं। और तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमें इंतजार करवाने की। लेकिन मिस बाई उसे शांत करवा देती है, ये तुम्हारे भाई की वाइफ है। शाओ बोलने लग जाती है, अगर मेरे भाई वेजिटेटिव स्टेट में ना होता ना तो वो कभी इस लड़की से शादी ना करता। जितना जल्दी हो सके ना मेरे भाई को डिवोर्स दे दो और मिस बाई की ना पोजीशन पर कब्जा करने की सोचना भी मत। ये तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, इतनी सुबह ये जंगली बतख यहाँ पर कहाँ से आ गई, कब से बक बक कर ही जा रही है। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो ये को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मिस बाई उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और ये को बोलती है, अपनी गलती के लिए ना मिस शाओ से माफी मांगो। लेकिन ये बोलती है, वो फैमिली का हायर है और मैं उसकी वाइफ हूँ, इसका मतलब मैं फ्यूचर में हूँ फैमिली की मालकिन बनूंगी। मैं तब ना हुआ से थक गई ना तो तुम चाहो तो तुम उसकी सेकंड हैंड वाइफ बन सकती हो। ये सुनकर बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी हुआ भी वहाँ पर आ जाता है। उसके आते ही शाओ उसे ही की शिकायतें करने लग जाती है, जिसके बाद वो ये की तरफ गौर से देखता है। उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं था ये छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा सुंदर होगी। इस बाई उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। लेकिन वो तो उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, तुम वापस क्यों आई हो। बोलती है, ये सब ना मेरी गलती है, मुझे अब रोड नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारा कार एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, मुझे माफ कर दो। उसे बाई से दूर करती है और खुद हुआ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तुम हमारे घर में ना मेहमान की तरह आई हो, तुम्हें मेरे पति के साथ इस तरीके से चिपककर बात नहीं करनी चाहिए। शाह बोलती है, मेरा भाई और मिस बाई ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ना उन दोनों के बीच में मत आओ। तो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन ये तो उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है। वह बोलता है, अब तुम दोनों को ना यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। जिसके बाद हुआ उन दोनों को छोड़ने के लिए चाहता है। मिस बाई फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसका हाथ दूर हटा देता है। दोबारा से मेरे विला में मत आना, तुम्हें मेरी वाइफ को परेशान करने की इजाजत नहीं है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो। वो बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, वो तो तुम्हारे भाई ने ना मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में आने और रहने की इजाजत दी थी।
बाई बोलती है, तुम अभी मुझसे नाराज हो ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मैं तुम्हारे गुस्से का शांत होने का इंतजार करूंगी। इसके बाद वो उन दोनों को उनके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। के बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना है तुमने जिस आदमी से शादी की है वो वेजिटेटिव स्टेज पर है, रात में वो जाग नहीं सकता है। ये बोलती है, किसने कहा वो जाग नहीं सकता है, वो शादी की रात में जाग गया था। फ्रेंड बोलती है, इसका मतलब फिर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा ना। ये बताती है, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी फ्रेंड खुश होकर बोलने लग जाती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ये उसे कार्ड निकाल कर दिखाती है, अब हम दोनों मजे करेंगे। इधर हुआ अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन को देखकर चौंक जाता है। उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई है, क्या हो गया है। वो बोलता है, पता नहीं जंगली लड़की ने क्या खरीद लिया है, मेरे पैसे पानी की तरह बहा रही है। उसका फ्रेंड बोलता है, वो छोटी लड़की तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, मुझे ना वो काफी ज्यादा दिलचस्प लगती है। इसे कार एक्सीडेंट के बाद जब से तुम जागे हो, क्या तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला। हुआ को तभी ई का ख्याल आने लग जाता है और बोलता है, ये लड़की हमेशा मेरे दिमाग में क्यों घूमती रहती है। जिसके बाद वो अपने बंदे को कॉल कर अपने सारे कार्ड बंद करने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड बोलता है, वो देहाती लड़की जिसने अभी ये पूरी दुनिया सही से देखी भी नहीं है, भला वो तुम्हारे कितने ही पैसे उड़ा देगी। हुआ के पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आपके सेकेंडरी कार्ड बहुत ज्यादा यूज हो चुके हैं। सुनकर उसका फ्रेंड तो हैरान हो जाता है और उसके हाथ से फोन लेकर देखता है। फोन में एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं पैसे कटने के। उसका फ्रेंड बोलता है, उस लड़की ने आधे घंटे से भी कम समय में इतने सारे पैसे कैसे उड़ा दिए। उधर ही जो की बार में पार्टी कर रही होती है, वो सभी को बोल रही होती है, जिसको जो खाना है पीना है पी लो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ बेफिक्र होकर नाचने लग जाती है। हुआ और उसका फ्रेंड ये को ढूंढते हुए क्लब में आ जाते हैं। इधर मिस बाई अपने बंदे को कॉल कर बोलती है, उस ये को पकड़कर मार दो, बदले में मैं तुम्हें 5 बिलियन दूंगी। कॉल करने के बाद वो बोल रही होती है, ई की बच्ची, तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर दो बंदे ई को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। ये उनसे पूछने लग जाती है, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो दोनों लोग ई को कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ई तो उनकी वहीं पर धुलाई कर देती है। फिर वहाँ पर चीफे नाम का लड़का कुछ गुंडों को लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़कर खड़ा होता है, उसके सामने हुआ खड़ा होता है। चीफे उसे बोलता है, अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो ना, तो इसके बदले में तुम्हें हमें 5 मिलियन देने होंगे। और तुरंत ही पैसे देने के लिए मान जाता है। जैसे ही चीफे के पास पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो उसके कान में बोलने लग जाता है, छोटी बहन, जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो मैं पहला कदम उठाऊंगा। के बाद वो ये को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये हुआ को पकड़कर बोलने लग जाती है, वो लोग मेरा पर्स ले गए, उसमें ना 10 हीरे थे जो मैंने अभी खरीदे थे, अगर तुम पहले यहाँ पर आ गए होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। हुआ उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब चीफे कुछ लड़कों को लेकर वहाँ पर आया होता है तो वो ये को देखते ही पहचान जाता है, तो मेरे रिलेटिव की बेटी है, और सभी लोगों को उसे छोड़ने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर हुआ को देख लेती है, इसलिए वो चीफे को बोलती है, तुम मुझे ना बांध दो। चीफे बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोलती है, बकवास बंद करो, तुमने उस आदमी को देखा तो मुझे पकड़ लो, उसके बाद उस बंदे से ना 5 मिलियन की फिरौती मांगना, बाद में हम उन पैसों को 50-50 कर लेंगे। इसके बाद हुआ वहाँ पर आ जाता है और ई किडनैप होने का नाटक करती है। इधर हुआ गुस्से में ई को सोफे पर पटक देता है और उसे बोलता है, तुमने ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, इसी की वजह से तुम्हारा किडनैप हुआ है। ये तो टेबल पर रखी हुई बियर पीने लग जाती है। हुआ उसके हाथ से छीन लेता है, मैं यहाँ पर तुमसे जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम बियर पी रही हो। वो बोलता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए 5 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए हम दोनों का स्कोर बराबर है। ये बोलते, हिसाब किताब निपटाने से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो तुम्हें तब भी पसंद नहीं करती थी जब तुम बेहोश थे, मैं तो बस तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुमसे शादी की थी। क्या तुम्हारे 5 मिलियन मेरे इस एहसान से ज्यादा हैं? वो बोलता है, क्या तुम जानती भी हो 5 मिलियन कितने होते हैं? वो बोलती है, हाँ मुझे मालूम है। हुआ तो उसे परेशान होकर बोलने लग जाता है, तुम ना जल्दी से घर भाग जाओ। के बाद ये क्लब से निकलकर बाहर आती है, तभी कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। ये उनसे पूछने लग जाती है, तुम कौन हो? उनमें से एक लड़का बोलता है, मैं ना टाइगर लॉर्ड हूँ।
मैं तुम्हारे साथ अभी जो करने वाला हूँ ना, वो तो तुम सपनों में भी सोच नहीं सकती हो। तक वहाँ पर शाओ और मिस बाई भी आ जाते हैं। मिस बाई शाओ को बोलती है तुम अपने भाई को लेकर आ जाओ ताकि वो इसे बचा सके। शाओ के वहाँ से जाते ही ये उस गुंडे को मारकर गिरा देती है। बेचारा तो दर्द की मारी चिल्लाने लग जाता है। इधर शाओ हुआ के पास आकर उसे गुंडों के बारे में बता देती है। जैसे ही वो क्लब से बाहर आता है तो वो देखता है वो गुंडों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हो रखी है। ये उनके ऊपर बड़े मजे से बैठी होती है। देखकर हुआ का फ्रेंड उसे बोलने लग जाता है तुम्हारी वाइफ का हाथ तो बहुत ही ज्यादा मजबूत लगता है। मिस बाई एक्टिंग करने लग जाती है। ये सब कुछ ना ये ने मुझे मारने के लिए किया है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। शाओ अपने भाई को बोलती है भाई तुम्हें इस जंगली लड़की को लेकर पब्लिक में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, बस तुम्हें शर्मिंदा करती रहती है। तुम ना जल्दी से इस लड़की को इसकी गलती की सजा दो। जिसके बाद हुआ ये के पास आकर उसे उन गुंडों के ऊपर से उठने के लिए बोल देता है, लेकिन वो नहीं हटती तो वो उसे अपने कंधे पे उठाकर वहाँ से ले जाता है। देखकर शाओ और मिस बाई तो शौक ही हो जाते हैं। वो का फ्रेंड बोलने लग जाता है मुझे लग रहा है इस कपल का प्राइवेट मैटर अब सुलझ रहा है। इधर हुआ ई को घर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर पटक देता है और फिर उसके सारे कपड़े लाकर फेंक देता है। ये गुस्से में पूछने लग जाती है तुम मेरे कपड़े क्यों फेंक रहे हो। वो बोलता है ये कपड़े ना तुम पर सूट नहीं करते हैं इसलिए इन्हें फेंक दो। वो बोलती है मेरे और तुम्हारे जैसे आदमी के बीच ना पूरी एक पीढ़ी का गैप है, अब से ना तुम्हें मेरे कपड़ों को छूने की कोई इजाजत नहीं है। वो बोलता है अगर मैं इतना ज्यादा बीमार नहीं होता ना तो कब का तुम्हें डिवोर्स दे चुका होता, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हें इन गंदे कपड़ों को पहनने की फ्यूचर में परमिशन नहीं है। वो बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो चलो एक डील करते हैं, 1 साल तक तुम्हें मुझे चीट करने की परमिशन नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी और 1 साल के बाद तुम मुझे डिवोर्स के लिए एनिमली दोगे। वो बोलता है पैसों के लिए तुम इतना ज्यादा नीचा गिर सकती हो, ठीक है फिर तुम अपनी बात याद रखना। नेक्स्ट सीन में ये मोहतरमा घर की गार्डन में आराम फरमा रही होती है। चाऊ आते ही उस पर भड़कने लग जाती है तुमने हमारी फैमिली के 5 मिलियन बर्बाद करवा दिए, तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ। ये बोलती है मैं अपने पति के पैसे खर्च कर रही हूँ, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। वो बोलती है मेरा भाई ना अभी भी मिस बाई को ही पसंद करता है। बोलती है भले ही तुम्हारा भाई अभी भी इसे पसंद करता हो, लेकिन जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ और वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था, ये मिस बाई उससे शादी करने के लिए क्यों नहीं आई। सुनकर शाओ तो सोच में पड़ जाती है। मिस बाई देखती है ये उसकी बातों में फंसने वाली है, इसलिए भोली शक्ल बनाने लग जाती है। क्या तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है शाओ। उस टाइम पर ना मैं अब्रोड में थी और जब तक मैं वापस आई तब तक हुआ ने इससे शादी कर ली थी। जिसके बाद शाओ फिर से उसकी बातों में फंस जाती है और बोलती है तुमने ना इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों का रिश्ता खराब किया है, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। ये उसे बोलने लग जाती है तुम्हें ना इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि ये लड़की तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है। मिस बाई बोलने लग जाती है मुझे मालूम है तुम ना मुझसे जलती हो क्योंकि हुआ मुझे पसंद करता है। तभी हुआ को आता हुआ देख कर ये बोलने लग जाती है लो हुआ ही यहाँ पर आ गया है, इसी से पूछ लो कि इसे कौन पसंद है। हुआ उन दोनों को बोलता है तुम दोनों फिर से यहाँ पर क्यों आई हो। शाओ बोलती है भाई मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये की बच्ची ना मुझसे लड़ने लगी। इसने मिस बाई को भी डांटा है, बेचारी रोने ही लग गई थी। ये तो बड़े प्यार से बोलने लग जाती है हस्बैंड। मिस बाई बोल रही थी कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, क्या ये सच है पति कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बोलती है तुम्हें पता है शाओ ने मुझे कहा कि मैं देहात की एक जंगली लड़की हूँ और तुम्हें हाई एजुकेटेड लोग ही पसंद है। शाओ बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। शाओ बोलने लग जाती है भाई ये जंगली लड़की ना तुम्हें बहका रही है। ये तो बड़े प्यार से बोलने लग जाती है जान मैं ना बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करने के लिए जाना है, आप मुझे गोद में उठाकर लेकर जा सकते हैं। उसके बाद वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर मिस बाई तो बहुत ही ज्यादा जल भून जाती है। जैसे ही वो उसे अंदर लेकर आता है उसे बोलता है तुम मिस बाई की ना ज्यादा करीब मत जाओ, कोई इस टाइप की लड़की नहीं है जिसके साथ तुम मजाक कर सको। ये बोलती है मैं उसके करीब नहीं चाहती, वही मेरे पास आ जाती है, वो ना मुझसे परेशान है। बोलता है बकवास मत करो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो। ये नीचे गिरने वाली होती है लेकिन हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ताड़े जा रहे होते हैं। ये बोलने लग जाती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे ना जाने दो और अगर दोबारा तुमने मुझे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वह सोच रहा होता है जब जंगली लड़कियाँ लड़ती है ना तो बहुत ही ज्यादा मजा
मजा आता है। इसके बाद ये दूसरे रूम में आकर लैपटॉप ऑन कर बैठ जाती है। उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ मेड से पूछ रहा होता है ये कहाँ पर है। मेड उसे बताती है मैडम तो सुबह सुबह ही बाहर चली गई थी। हुआ सोचने लग जाता है ये छोटी लड़की सुबह सुबह पागलों की तरह खेलने कहाँ चली गई है। इधर ये किसी बैंक में आई होती है। वहाँ पर एक लेडी उसे कार्ड देकर बोलती है आप VIP लॉन्च एरिया में जाकर कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अपनी मैनेजर को आपके पास भेज रही हूँ। इस बैंक में मिस बाई भी शाओ के साथ आई होती है। ये दोनों आपस में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर ये आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर मिस बाई बोलने लग जाती है यहाँ पर सिर्फ गोल्ड कार्ड या फिर उससे ऊपर के लोग ही आ सकते हैं, मुझे लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है। शाओ और मिस बाई को लग रहा था मैनेजर ई को नहीं जानती होगी और उसे VIP लॉन्च में आने के लिए डांटेगी, इसलिए शाओ पहले ही मैनेजर को इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। ये देहाती लड़की ना कुछ देर यहाँ पर मेरे साथ आराम करने के लिए आई है। उसकी बात सुनकर मैनेजर बोलती है मिस बाई मेरे सभी कस्टमर ना VIP है, उनकी कीमत ना करोड़ों में है, इसलिए आपको उनके बारे में कुछ भी बोलने की कोई परमिशन नहीं है। कि मिस बाई को बोलने लग जाती है और तुम्हें ना मेरा इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ना तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, तुम अपनी ये छोटी मोटी चालाकियां ना छोड़ दो ना मैं तुम्हारी फैमिली को ना पूरी तरीके से गायब करवा दूंगी। इसके बाद वो बैंक से निकलकर बाहर आ जाती है। रास्ते में एक औरत अपनी चेस्ट पर हाथ रखे हुए बैठी हुई होती है। ये भागते हुए उनके पास आती है। उनका हाथ पकड़कर उसे पता चल जाता है कि इसे हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसके बाद वो उसे एक मेडिसिन खाने के लिए देती है। बूढ़ी औरत ये से उसका नाम पूछने लग जाती है। तभी हुआ पीछे से उसे आवाज लगाकर बुलाता है। के बाद वो उस बूढ़ी औरत को दवाई दे देती है और बोलती है इसे हफ्ते में एक बार खा लेना, आपको ना बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद वो हुआ की कार में आकर बैठ जाती है। उसे बोलता है मेरी दादी ना बड़ी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और काफी ज्यादा सख्त मिजाज की है, वो तुम्हें इस तरीके के कपड़ों में देखना पसंद नहीं करेगी। ये बोलती है तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है। वो बोलता है अगर तुम सही तरीके से कपड़े नहीं पहनती हो तो इसके लिए मुझे दादी से डांट पड़ेगी ना। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये के बैंक से जाने के बाद शाओ और मिस बाई उसके बारे में ही बातें कर रही होती है। शाओ बोलती है वो जंगली लड़की तुम्हें धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकती है और उसके पास 100 मिलियन की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। मिस बाई बोलती है गांव से आई है, ऊपर से बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखती है, हो सकता है उसके बाहर और भी लड़कों के साथ लफड़े चल रहे हो। शाओ बोलती है फिर तो हमें ये बात भाई को बतानी होगी ना। इसके बाद वो अपने भाई को कॉल करती है। इधर ये अलग अलग ड्रेस पहनकर हुआ को दिखा रही होती है। कई सारे ड्रेसेस को चेंज करने के बाद हुआ फाइनली उसके लिए एक ड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है। सीन में हुआ की पूरी फैमिली को एक साथ दिखाया जाता है। वहाँ पर हुआ की दादी दादा अंकल आंटी और छोटी बहन शाओ भी होती है। दादी दादा से नाराज हो रही होती है, मैं कुछ टाइम के लिए विदेश क्या गई, तुमने चुपचाप मेरे पोते की शादी करवा दी, मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इस शादी को कैंसिल कर दो। दादाजी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर दादी उनकी बात नहीं मानती। वे शाओ भी दादी को भड़काने लग जाती है। हुआ कि जिस लड़की के साथ शादी हुई है ना वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस लड़की के ना कई लड़कों के साथ लफड़े चल रहे हैं और मैंने सुना है उसका एक गुंडों के ग्रुप के साथ झगड़ा भी हो गया था। ये सुनकर हुआ के अंकल बोलते हैं ऐसी लड़की हुआ की वाइफ नहीं बन सकती है। दादी बोलती है ठीक है ना, हम आज इस लड़की से पीछा छुड़ा लेंगे। में हुआ ये के साथ वहाँ पर आ जाता है। ये तो दादी को देखते ही पहचान जाती है, ये तो वही लेडी है। दादी गुस्से में अपनी मोतियों की माला नीचे जमीन पर फेंक देती है। हुआ को लगता है शायद दादी को ये के कपड़े पसंद नहीं आए इसलिए गुस्सा हो रही है, इसलिए वो ये की साइड लेने लग जाता है। दादी इसने जो कपड़े पहने हैं ना वो मैंने ही सिलेक्ट किए हैं, अभी अभी नई है ना इसलिए हमारे परिवार के रिवाज को नहीं जानती, इसलिए अगर आपको नाराज होना है ना तो आप मुझ पर हो जाइए। दादी खड़ी हो जाती है और ये को अपने साथ रूम में आने के लिए बोलती है। ये दादी के पीछे रूम में जाने लगती है। हुआ उसे रोकते हुए पूछने लग जाता है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, क्या तुम्हें उनके पास जाने में डर नहीं लग रहा है। ये बोलती है दादी ना मुझे पसंद करती है इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। ये और दादी के वहाँ से जाने के बाद हुआ कि दोनों आंटियां उसे बोलने लग जाती है तुम्हें ये के साथ अपनी शादी तोड़कर मिस बाई के साथ कर लेनी चाहिए, बड़े घर की लड़की है और हमारे स्टेटस से मैच भी करती है। तभी दादी ये के साथ दांत फाड़ते हुए बाहर आ जाती है और सबके बीच में बैठ जाती हैं।
तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है, इसलिए मैं इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सुनकर बाकी लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। तभी गाड़ा कर बताता है बाई फैमिली से मिस बाई आई हैं। ये सोचने लग जाती है वो यहाँ पर क्यों आई है। उसके बाद वो दादी को बोलती है आप उसे अंदर बुला लीजिए। उसके बाद दादी गार्ड को बोलती है उसे ना अंदर आने दो। जैसे ही वो अंदर आती है दादी ये को पकड़कर बोलने लग जाती है ये ना हुआ की वाइफ है, आज से तुम इसे अपनी भाभी कहकर बुलाना। वाइफ बोलने लग जाती है दादी आपने तो कहा था आप हुआ के साथ इसकी शादी को तोड़ना चाहती हैं। वो बोलती हैं क्या, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। सुनकर मिस बाई गुस्से में ये को बोलने लग जाती है तुम ना एक चालाक लोमड़ी हो। पहले तुमने हुआ को भड़काया और अब दादी को भी अपनी साइड कर लिया। ये खड़े होकर बोलने लग जाती है तुम ना यहाँ पर एज अ गेस्ट आई हो, तुम्हें यहाँ पर हम लोगों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। के बाद मिस बाई तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक कर में शाव खड़ी होकर दादी को बोलने लग जाती है देखा आपने दादी ये सबसे कैसे लड़ती है, ये इसका असली चेहरा है, ना इस पर जरा भी भरोसा मत कीजिए। ये बोलती है क्या अभी तक तुमने ये नहीं सीखा कि अपनी भाभी से किस तरीके से बात करनी चाहिए। के बाद वो उसे चाटा धर देती है और टेबल पर रखे कप को उठाकर बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं ना विलेज से आई हूँ। और वो उस कप को मसल कर पाउडर बना देती है। हुआ उसे बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, चाहे तुम जितना मर्जी गुस्से में हो लेकिन तुम अपने हाथ को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकती। चलो ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ये बोलती है मैं हॉस्पिटल जाकर क्या करूँगी, पर तुम चाहो तो अपनी बहन को हॉस्पिटल जरूर भेज देना क्योंकि उसे दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। बोलकर वो आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुआ अपने परिवार पर चिल्लाने लग जाता है आप सभी लोग ना मेरी वाइफ के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर आगे से किसी ने ऐसा किया ना तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। इसके बाद दादी शाह को बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारी फैमिली के प्राइवेट बातों को बाहर वालों को बताने की, और उसे पनिशमेंट दे देती है। नेक्स्ट डे हुआ को कोई कॉल पर बता रहा होता है मास्टर हमें मेडिकल डॉक्टर का पता लग गया है, वो ना माउंटेन पर है। दूसरी तरफ दादाजी को बोल रहे होते हैं मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है, आज से तुम स्कूल जाओगी। लेकिन वो स्कूल जाने से मना कर देती है। हुआ की मॉम यानी कि उसकी सास उसे डांटने लग जाती है स्कूल नहीं जाना चाहती तो क्या करना चाहती हो। अभी बोलने लग जाता है अगर ये स्कूल नहीं जाना चाहती तो मॉम आप इसे फोर्स मत कीजिए ना। ये बोलती है मैं योनचिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हुआ उसे अपनी कार से यूनिवर्सिटी में ले जाता है। रास्ते में उसे समझा रहा होता है मेरे डैड की ना बहुत ही पहले डेथ हो गई थी और मेरी मॉम के साथ ना तुम अच्छे से बिहेव किया करो। ये बोलती है जब तक वो मुझसे प्यार से बात करेगी तो मैं भी उन्हें परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया ना तो मैं भी भूल जाऊंगी कि वो कौन है। बोलकर वो कार से उतरकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी होती है। तभी प्रिंसिपल डोंग आकर उसे बोलने लग जाता है आप यूनिवर्सिटी में क्यों आई हैं? जैसे सीनियर्स को मेरा स्कूल नहीं पढ़ा सकता। वो बोलती है मैं यहाँ पर ना एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह आई हूँ, बस मेरी क्लास 13 में जाने का अरेंजमेंट करवा दो। यूनिवर्सिटी की 3 लड़कियाँ ये को परेशान करने का प्लान बना रही होती है और उन्हें परेशान करने के लिए शाओ ने ही कहा होता है। इसके बाद ये जब अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है तो उन लड़कियों में से एक जिसका नाम जिंग होता है ये को रोककर उसे धमकी देने लग जाती है तुम ना एक देहाती लड़की हो, तुम्हारी औकात नहीं है हम लोगों के साथ बैठकर पढ़ने की। तुम समझदार हो तो हमारी क्लास से तुरंत बाहर चली जाना, वरना ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलती है क्या तुम मरना चाहती हो और उसके मुंह पर एक तमाचा लगा देती है। के बाद वो वहाँ पर रखे टेबल पर एक हाथ मारती है और बेचारा टेबल टूट जाता है। ये देखकर ये तीनों लड़की तो हिल जाती हैं। इसके बाद जिंग रोते हुए अपने मॉम डैड के पास आती है। डैड गुस्से में बोलने लग जाते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी बेटी को छुआ। जिंग उन्हें ये के बारे में बताती है। उसकी मॉम बोलती है तुम चिंता मत करो, उस देहाती लड़की को तुम्हारे डैड जरूर सबक सिखाएंगे। इसके बाद ये दोनों एक साथ कार से जा रहे होते हैं। ये उसे बोलती है तुम रोज मुझे लेने के लिए क्यों आते हो, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बोलता है मुझे डर है कि तुम किसी को ऑफेंड ना कर दो, कोई फिर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बोलती है जब मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है जो मेरे लिए इतना बड़ा सपोर्ट है तो भला कौन मुझे छूने की हिम्मत कर सकता है। घर में मिस बाय हुआ की मोम के साथ बैठी हुई होती है। वो दादी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ महंगे तोहफे भी लेकर आई होती है। मदर लोग बोलती है अगर तुम मेरी बहू होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता ना। दूसरे रूम में हुआ और ये भी दादी के पास बैठे हुए होते हैं। तभी मदर इन लोग भी बाई के साथ वहाँ पर आकर बैठ जाती है। इस बाई को वहाँ पर देख कर ये बोलने लग जाती है अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? पिछली बार जो हुआ था क्या वो तुम्हें याद नहीं है? मदर इन लोग बोलती है ये हमारी गेस्ट है, इसे ना मैंने ही यहाँ पर इन्वाइट किया
किया है। ये को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदर इन लॉ को सुना देती है। मदर इन लॉ अपने बेटे को बोलती है, ये लड़की तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट कर रही है और तुम बस चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। बोलता है, मॉम इस बार गलती ना आपकी है, जब पहले ही दादी ने इसे यहाँ पर आने से मना कर दिया था, आप उनकी बात कैसे भूल सकती हैं। मिस बाई बोलने लग जाती है, वो ना दादी की तबीयत खराब है इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए आई थी। आप लोग ना मेरी वजह से ऐसे झगड़ा मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। जिसके बाद वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है। मदर इन लॉ हुआ को बोलती है, तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो, इसके पैर में चोट लगी है, जल्दी से इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन ये अपने पति को हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और बोलती है, इसे तो मैं ही ठीक कर सकती हूँ, मैं छोटी थी ना तो मैंने अपनी दादी से हड्डी की मालिश करना सीखा था। इसके बाद वो मिस बाई का पैर पकड़कर हल्के से मोड़ देती है। मिस बाई को तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बोलती है, डरो मत, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। देखो जरा तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, पर लंगड़ी हो गई तो कितना बुरा लगेगा ना। और फिर वो उसका पैर ठीक करने के बाद अपने बेडरूम में आ जाती है। ये अपने पति को बोलती है, तुम्हारी पुरानी लवर का इलाज करने के चक्कर में ना मेरा हाथ दुख गया है। वो उसके करीब आकर बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें उससे जेलसी हो रही है, अब फिर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। वो बोलती है, क्या मैं तुमसे प्यार करूंगी, वॉशरूम में ना एक मिरर है, जाकर अपनी शक्ल देख लो, जैसा बूढ़ा आदमी मेरी जैसी लड़की के लायक नहीं। वो तो उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। और फिर वो उसे खुद से दूर कर बोलती है, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे थे। फिर बाहर से कोई आवाज लगाकर बताता है, आपकी मोम की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो अपनी मोम के रूम में आकर देखता है तो उसकी मोम वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर तो मिस बाई शॉर्ट नाइटी पहनकर अजीब तरीके से बैठी हुई होती है। वो उससे अपनी मोम के बारे में पूछने लग जाता है। बोलती, आंटी ने मेडिसिन ले ली है, वो पहले से ठीक है और बाहर टहलने के लिए गई हैं। बोलता, ठीक है तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मिस बाई तो उसे पीछे से हक कर बोलने लग जाती है, मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। लेकिन वो तो उसे खुद से दूर कर देता है। बाई उसका हाथ पकड़कर बोलने लग जाती है, मैं ना तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं ही सिर्फ तुम्हारे लायक हूँ। अगर तुम उस जंगली लड़की के साथ रहोगे ना तो लोग सिर्फ तुम पर हंसेंगे। वो बोलता है, तुम्हें मेरे और ये के बारे में बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है, अगर दोबारा तुमने उसके लिए कोई परेशानी खड़ी की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर हुआ तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये झोला लेकर घर के अंदर आती है। दादी उसे पूछने लग जाती है, तुम सुबह सुबह कहाँ पर चली गई थी। ये उस झोले में से एक छोटा सा प्लांट निकाल कर दादी को दे देती है। दादी तो उस प्लांट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, दादी इसे ना बस आप अपने बेडरूम में रख देना, जब भी आप इसे देखेंगी तो आपको मेरा प्यार नजर आएगा। ये सब देखकर हुआ सोच रहा होता है, मैंने अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए मेडिकल डॉक्टर को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने दादी को फूल पत्तियां देकर खुश कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस छोटी सी लड़की से हार जाऊंगा। शाहू से बोलने लग जाते, तुम्हारा ये तोहफा बाई के 200 साल पुराने जिनसिंग के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ये तो किसी गार्डन से चुराया गया पौधा लगता है। अभी हुआ आकर सभी को बताता है, ये एक भूल भुलैया का प्लांट है। सुनकर उसकी आंटी बोलने लग जाती है, मैंने इस प्लांट के बारे में सुना है, प्लांट दर्द से राहत देता है, इवन हमें जवान भी बनाए रखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वो अपने ऑफिस में होता है, उसका सेक्रेटरी उसे बताता है, हमें पता चला है मेडिकल डॉक्टर आपके घर पर एक सांप जैसा बैग लेकर आया था। ये सुनकर हुआ तुरंत ही अपना काम छोड़कर घर के लिए निकल जाता है और घर पर आने के बाद उस प्लांट को बड़े गौर से देख रहा होता है। ये ने दादी को दिया होता है। सोच रहा होता है, ये भूल भुलैया घास जो कि किसी के लिए भी ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, छोटी सी लड़की को कैसे मिल गई। प्लांट को देखकर हुआ की आंटी बोलने लग जाती है, भूल भुलैया का पौधा तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इस गांव की लड़की को कैसे मिल सकता है। हुआ ये की साइड से बोलने लग जाता है, मैंने अपनी वाइफ को ये प्लांट लेते हुए देखा है। वाइफ उसे बोलने लग जाती है, तुम ना अपनी वाइफ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर उसे बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए तो ये हमसे इस तरीके के झूठ बोल रही है। ये बोलने लग जाती है, जब मेरे पति और दादी ने कह दिया है कि ये प्लांट असली है तो तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो, फिर तुम इस बात से डरती हो
कहीं उस गिफ्ट की असलियत बाहर ना जाए जो तुमने दादी को दिया है। मिस वाई बोलती है, बकवास करना बंद करो, मैंने उसे एक बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से खरीदा है। ये 200 साल पुराना हाई क्वालिटी वाला जिमसिन है, तुम इसे नकली नहीं बोल सकती। ये बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिमसिन के बारे में झूठ बोल रही हूँ, हमें इसे किसी प्रोफेशनल को दिखा देना चाहिए। अगर तुम्हारा ये जिमसिन असली निकला ना तो उसके बाद मैं हुआ को डिवोर्स दे दूंगी। वाई बोलते, ठीक है, अगर ये फेक निकला तो मैं दोबारा इस फैमिली में कभी नहीं आऊंगी। जिमसिम को चेक करने के लिए एक प्रोफेशनल को बुलाया जाता है। प्रोफेशनल बताता है, ये जिमसिम असली नहीं है, ये मिट्टी का जिमसिम है जो बिल्कुल असली जिमसिम जैसा दिखता है। अगर इसे घर में रखेंगे ना तो इससे सर दर्द और चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनकर दादी को मिस बाई पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत ही अपने घर से निकल जाने के लिए बोलती है। ये बोलती है, रुको जरा, पहले झुककर अपनी गलती की माफी मांगो। के बाद वो उसे घर से बाहर निकलवा देती है। प्रोफेशनली से पूछने लग जाता है, ये जिमसिम एकदम असली जिमसिम की तरह दिखता है। ये पता लगाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आपने ये काम कैसे कर लिया? ये कुछ बोल पाती इससे पहले हुआ उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है, मेडिकल डॉक्टर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम उसे कैसे जानती हो? वो बोलती है, मैं तो किसी मेडिकल डॉक्टर को नहीं जानती। वो बोलता है, अगर तुम किसी मेडिकल डॉक्टर को नहीं जानती तो तुम्हारे पास वो भूल भुलैया घास कहाँ से आई? ये बताती है, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है। तो वो उसका लिंक मांगने लग जाता है। ये बताती है, देखो जरा, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है जो ये को सबक सिखाने के लिए प्रिंस चिन को लेकर आई होती है। ये वही लड़का होता है जिसने पहले ये को किडनैप करने का नाटक किया था। उसको जैसे ही पता चलता है कि जिंग उसे यहाँ पर ये को परेशान करने के लिए लेकर आई है, वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब वो जिंग को ही ये से माफी मांगने के लिए बोलता है। जिंग ये को बोलती है, क्या तुम इसे जानती हो? ये कैसे पॉसिबल है? बोलता है, तुम ना चुप रहो और जल्दी से इससे माफी मांगो। के बाद वो ये से माफी मांगने लग जाती है। मैं दोबारा ऐसी करने की हिम्मत नहीं करूंगी। के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। के बाद वो उस लड़के से बात करने लग जाती है। शाओ उन दोनों को एक साथ देख लेती है और हुआ को कॉल कर इस बारे में बता देती है। भाई, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन के बाहर उन्हें उनके किडनैपर के साथ देखा है। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ में कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये पेंटिंग एग्जीबिशन में आई होती है तो जिंग उसके पास आकर उससे बहस करने लग जाती है और बोलती है, मैंने ना प्रिंस को कॉल कर दिया है, वो जल्दी से यहाँ पर आकर तुम्हें सबक सिखाएगा। सुनकर ये की फ्रेंड उसे बोलने लग जाती है, मैंने सुना है प्रिंस चिन ना बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है, लेकिन बाद में चिन ये का भाई ही निकलता है। प्रेजेंट में वो चिन के साथ एग्जीबिशन में अपनी ही पेंटिंग देखने लग जाती है। अभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। उसके आते ही ये नाटक करते हुए चिन को बोलने लग जाती है, पति यहाँ पर आ गया है, इसलिए अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद चिन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हुआ से बोलता है, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? पर मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हुआ उसे गोद में उठा लेता है और कार में लाकर पटक देता है और गुस्से में बोलता है, हमने डील की थी ना कि शादी के दौरान हम किसी और के साथ कोई लफड़ा नहीं रखेंगे, तुम ये क्या कर रही हो? ये बोलती है, मेरा कौन सा अफेयर चल रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तो जबरदस्ती गुस्से में उसे किस कर लेता है। ये उसे खुद से दूर कर देती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हुआ तो फिर से उसे किस कर लेता है। ये देखकर ड्राइवर तो शर्म की मारी खुद ही कार से बाहर निकल कर आ जाता है। इधर शाओ दादी के पास आकर बताने लग जाती है, आज पेंटिंग एग्जीबिशन में मैंने भाभी को उनके किडनैपर के साथ देखा था। भाई को ये बात जैसे ही पता चली तो वो उन्हें ढूंढने के लिए गए थे। मुझे डर है कहीं वो किडनैपर भाई को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। दादी उसे डांटने लग जाती है, जब तुमने ई को एक किडनैपर के साथ देखा था तो तुम्हें उसे खतरे से बचाना चाहिए था ना, लेकिन तुम यहाँ आकर उसकी शिकायत कर रही हो। अगर तुम्हारे भाई भाभी को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में जिंग की मॉम हुआ के मुंह से बात कर रही होती है। वो बोलती है, वो छोटी लड़की जिसकी तुम्हारे बेटे के साथ शादी हुई है उसका होम टाउन कहाँ पर है? बोलती है, मैंने सुना है कि वो जिनिंग टाउन की रहने वाली है। इसके बाद हुआ जैसे ही ये के साथ घर पर आता है तो हुआ की मॉम ये को बोलने लग जाती है, जिंग की मॉम तुमसे मिलने के लिए आई है, इन्हें ना तुमसे कुछ काम है। फिर हुआ बोलता है, दादी हमारा इंतजार कर रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इसके बाद हुआ ऑफिस में आकर अपने सेक्रेटरी को ये के किडनैपर के बारे में पता लगाने को बोलता है।
नेक्स्ट सीन में ये बेड पर सो रही होती है। दादी हुआ को बोल रही होती है, तुम्हारी वाइफ फिर से किडनैपर से उलझ गई थी, इसे टाइम पर तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वो बोलता है, दादी आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी वाइफ है, इसलिए मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी हुआ को आकर बताता है, इसके पीछे मिस बाई का हाथ है। वो बोलता है, बाई कॉर्पोरेशन के साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सारे कैंसिल कर दो। इधर ये अपने बेडरूम में होती है, तभी दादी उसके पास आकर बोलती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। बोलती है, मिस बाई ने ना मुझे फिर से कॉल किया था और फोन की रिंगटोन से मेरी आँख खुल गई, तब ना मेरा सर दर्द हो रहा है। दादी बोलती है, वो बाई ना सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, तुम्हें ना उसे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे जवाब देना चाहिए। ये बताती है, लेकिन ये हुआ का फोन है और मिस बाई उसे कॉल कर रही है। ये बोलती है, अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे ना मुझे बताना, मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। इसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है। ये कॉल कर मिस बाई को बोल रही होती है, तुम इतनी रात में मेरे पति को कॉल क्यों कर रही हो, वो अभी बेड से उठकर बस नहाने के लिए गया है। मिस बाई बोलती है, तुम उसके साथ एक बेड पर कैसे सो सकती हो। वो बोलती है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, हम दोनों शादीशुदा हैं और अगर तुम्हें रात में ना अकेलापन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे लिए 2 कुत्ते भेज दूंगी। सुनकर मिस बाई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये हंसते हुए कॉल कट कर देती है। अब तक हुआ भी वहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट और ये देखकर हंस रहा होता है। सीन में कुछ लोगों ने ई की फ्रेंड को किडनैप कर लिया होता है और उसके बाद वो लोग ई को कॉल कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। ये बोलती है, मैं आ जाऊंगी पर तुम लोग मेरी दोस्त को ना कुछ मत करना। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े एक लड़के को बाइक से गिराती है और उस बेचारे की बाइक लेकर उड़ जाती है। तभी वो लड़का हुआ को कॉल कर बताता है, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर था पर एक लड़की मेरी बाइक छीन कर ले गई। मेरे एक क्लासमेट ने बताया कि उस लड़की का नाम ये है। ये कल रात जब हुआ उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है तो वो उसके पास आकर उसे किस करने लग जाता है पर वो उसे दूर हटा देती है। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटने लग जाती है, तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो। ये तो ड्रामा करने लग जाती है, दादी इसने मुझे ना मिस बाई को डांटते हुए देख लिया इसलिए ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन दादी तो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती हैं। इधर मिस बाई किसी को कॉल कर बोलती है, कल तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। में मिस बाई अपनी फ्रेंड के पीछे बाइक लेकर जा रही होती है। ये वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि वो मिस बाई है, उसने उसकी फ्रेंड को पकड़ रखा है। बाई उसे बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर आई गई। ये बोलती है, तुम ना मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। फ्रेंड बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये लोग ना तुम्हें मार डालेंगे। ये मिस बाई को बोलने लग जाती है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, मेरी फ्रेंड को जाने दो। मिस बाई बोलती है, पहले तुम घुटने टेक कर मेरे सामने माफी मांगो। ये उन लड़कों के ऊपर कुछ फेंक कर मारती है। उसके बाद वो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। देखकर मिस बाई तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम एक चुड़ैल हो, ने इन्हें मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। ये मिस बाई की तरफ बढ़ने लग जाती है। मिस बाई उसके मुंह पर कोई नशीली दवा डाल देती है, इसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है और मिस बाई उसे चाकू से मारने के लिए आगे आती है। तभी फ्रेंड अपनी रस्सी खोल देती है और मिस बाई को धक्का देकर गिरा देती है। मिस बाई दोबारा खड़ी होकर ही को मारने के लिए आती है। ही खड़ी हो जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। वो बोलती है, तुम खड़ी कैसे हो सकती हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी बाई का साथी गोदाम में आग लगा देता है। ये अपनी फ्रेंड को बचाने के चक्कर में बिना डरे आग के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में हुआ भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर आग देखकर वो ई के लिए परेशान हो रहा होता है। बाई वहीं पर जमीन पर पड़ी होती है। वो हुआ को बोलती है, प्लीज मुझे बचा लो। वह उसे बोलता है, बताओ ये कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया है। वो तो झूठ बोलने लग जाती है, इसने मुझे यहाँ पर बुलाकर जान से मारने की कोशिश की। लेकिन हुआ उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए गोदाम के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है। तभी अपनी फ्रेंड को लेकर गोदाम के बगल से निकलती है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती। देखकर हुआ कि आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। उसके बाद वो उसे गोद में उठाकर भागते हुए घर ले जाता है। मिस बाई वहाँ पर रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में ये बेड पर लेटी हुई होती है। डॉक्टर चेक करने के बाद हुआ को बताता है, इन्हें जहर दिया गया है। हुआ बोलता है, तो देख क्या रहे हो, जल्दी से इसका इलाज करो।
डॉक्टर बताता है इनमें जो जहर है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, बस आप कर सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो उसे बोलता है, डॉक्टर ने कहा है मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, इसलिए जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए तुम मुझसे गुस्सा मत होना। के बाद वो बड़े प्यार से उसे किस करता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हुआ को अपने बगल में लेटा हुआ देखकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और उसे बोलती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था? ये सोचने लग जाती है, कल रात जब ये मुझे गोद में उठाकर घर लाया था उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। और बोलती है, कल रात मैं अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए गई थी। वो बोलता है, क्या तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है? तुम मुसीबत में थी क्या? तुम मुझे कॉल कर नहीं सकती थी या फिर तुम अपने पति को कुछ समझती नहीं हो? वो बोलती है, तुम मुझे लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाती हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो बोलता है, ऐसा ना कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों पर दया आती है। मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। ये बोलती, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि मुझे तुम्हारे जैसे बूढ़े अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसके बाद दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तभी दादा दादी उनके बेडरूम में आ जाते हैं। ये दादी को बोलने लग जाती है, हुआ ना मुझे धमका रहा था। चाची बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दूंगा। ये फ्यूचर में तुम्हें परेशान करेगा ना तो मैं इसे एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। ये रोने का नाटक करते हुए दादी को बोलती है, जब से मिस बाई ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है से ना मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ। हुआ को बोलो कि वो यहाँ से बाहर जाए। तभी उसकी मॉम जो ये के लिए सूप बनाकर लेकर जा रही होती है, अपने बेटे को रोककर पूछने लग जाती है, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अभी ये के साथ ही रहना चाहिए था, ख्याल रखने के लिए। क्या तुम इस बाई को ढूंढने के लिए जा रहे हो? बोलता, मॉम आप उसके लिए इतनी परेशान कब से होने लग गई? मॉम बोलती है, पहले मैं उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन अब मैं समझ गई हूँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और अब मेरे रास्ते से हटो। मुझे ये सूप ये के लिए लेकर जाना है। सीन में मिस बाई हॉस्पिटल में होती है और उसके फेस पर पट्टी बंधी हुई होती है। कल रात आँख में उसका एक साइड का फेस जल गया होता है। उसके डैड उसे डांटते हुए बोलने लग जाते हैं, मैंने पहले भी कहा था उस देहाती लड़की के साथ पंगा मत लो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। आज तुम्हारे साथ जो हुआ है ना तुम यही डिजर्व करती हो। अरे इस हरकत के बाद हुआ भी तुमसे नफरत करने लगा होगा। इस बाई बोलती है, ऐसा नहीं है, वो ना अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में ये जिंग की मॉम से बात कर रही होती है। जिंग की मॉम से बोल रही होती है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, पर आने के बाद मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि तुम मेरी ही बेटी हो। हमारी पीठ पर एक बटरफ्लाई की शेप का बर्थ मार्क भी है। सोचने लग जाती है, मेरे बर्थ मार्क को तो कभी किसी ने नहीं देखा, तो क्या ये सच में मेरी मॉम है? इसके बाद जिंग की मॉम उसे अपने घर लेकर आ जाती है। जिंग उसे देखकर बोलने लग जाती है, मॉम आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? ये बोलती है, क्या तुम मेरी बहन बनना चाहोगी पर तुम इसके लायक नहीं हो। जिंग की मॉम उसे बोलने लग जाती है, भले ही तुम अभी हुआ फैमिली की बहू हो पर वो लोग सिर्फ तुम्हें एक खिलौने की तरह समझते हैं। चाहो तो हमारे साथ हमेशा खुश होकर रह सकती हो। वो बोलती है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें अपनी मॉम माना नहीं है, इसलिए तुम ना मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। वो बोलती है, मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ, तुमने पास में बहुत सारी परेशानियाँ झेली है लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन जिंग तो फिर से उसकी इंसल्ट करने लग जाती है तो ये उसकी उंगली पकड़कर तोड़ देती है। इनकी मॉम ये को उससे सॉरी बोलने के लिए बोलती है लेकिन ये तो वहाँ से चली जाती है। रात में ये जब अपने बेड पर सो रही होती है तो हुआ चुपके से उसके रूम में आता है और उसके बगल में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ई हुआ को बेड पर सोता हुआ देखती है तो वो उसके ऊपर पानी डाल देती है। उन दोनों की आवाज सुनकर दादी और दादा भी रूम में आ जाते हैं। दादी बोलती है, लगता है रात को इसने ज्यादा पानी पी लिया था, इसलिए नींद में बिस्तर गीला कर दिया। लेकिन ई तुम ना परेशान मत होना, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। दादा को बोलती है, डॉक्टर को कॉल कर जल्दी से इसका चेकअप करने के लिए बुला लो। को तो बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। जिसके बाद दादी ई को सूप पिलाने के लिए नीचे ले जाती है। बेचारा हुआ तो चिल्लाता रह जाता है, अरे कोई मेरी बात तो सुन लो। सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके बाद दादी और उसकी मॉम घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। हुआ उनसे आकर पूछता, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? उसे बताती है, जिंग की मॉम ना ये को अपने साथ लेकर गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो उसकी मॉम है, मुझे वो औरत ना ठीक नहीं लगती, तुम ये को जाकर वापस लेकर आ जाओ। इधर जिंग के मॉम डैड ये को कार से घर लेकर आ जाते हैं। जिंग के डैड उसे बोलने लग जाते हैं, तुमने गांव में रहकर घर का खाना बनाना तो सीखा ही होगा, आज मेरी छुट्टी है तो क्या तुम अपने हाथों से खाना बना कर खिलाओगी?
ये बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि आप लोग पैटर्निटी टेस्ट करवाओ। इनकी मॉम बोलती है टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? लेकिन फिर उसकी शक्ल देखकर बोलती है ठीक है, हम जल्दी अच्छे डॉक्टर को बुला लेंगे। इसके बाद वो उसे अंदर लेकर आ जाती है और उसे पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए अपने बाल और नाखून देती है और उसे बोलती है जाओ अब जाकर तुम अपने अंकल के लिए लंच बनाओ, तुम्हारे अंकल ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो बोलती है ठीक है, लेकिन खाना बनाते वक्त मुझे खाने में चूहे मारने वाली दवाई डालना पसंद है। क्या आपको मरने से डर नहीं लगता? जिंग की मॉम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे पति यहाँ पर आते ही होंगे, जैसे वो तुम्हारी ये बातें सुनेंगे ना उनका मूड खराब हो जाएगा, इसलिए तुम थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चली जाओ। और वो उसे 50 रुपए देती है। वो सोचती है क्या ये मेरी माँ होकर मुझे 50 रुपए दे रही है, पागल हो गई है क्या? तभी जिंग उन्हें पैसे देते हुए देख लेती है और अपने डैड को बुला लेती है। डैड बोलते हैं तुम अभी जवान हो, तुम्हें घूमना फिरना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, टैक्सी की क्या जरूरत है? देखो जरा तुम्हारा रंग कितना ज्यादा पीला पड़ रहा है। वो बोलती है मैं देख रही हूँ मिस्टर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रंग भी पीला पड़ जाए। जिंग की मॉम यी को सॉरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो उनका हाथ ही मरोड़ देती है और बोलती है मैं यहाँ पर सिर्फ डीएनए के लिए सैंपल लेने आई हूँ और तुम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? तभी हुआ भी उसे वहाँ पर लेने के लिए आ जाता है। रास्ते में वो उसे समझा रहा होता है डीएनए टेस्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन तुम कभी भी जाओ फैमिली में दोबारा मत आना, मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई भी डरा धमका नहीं सकता है। इधर जिंग की मॉम अपने पति को बोल रही होती है हम रिपोर्ट बदल देंगे, हम अभी भी उस जंगली लड़की को ना बेवकूफ बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को ये को कॉल कर बताता है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, यानी कि आपका और जिंग की मॉम का कोई लेना देना नहीं है। के बाद वो गार्डन में आती है जहाँ पर मिस्टर झाओ और उनकी वाइफ उसे लेने के लिए आए होते हैं। जिंग की मॉम बोलती है अब तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है ना, तुम्हें मेरे साथ चलकर रहना चाहिए। तो बोलती है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप मेरी मॉम नहीं है। ये सुनकर जिंग की मॉम तो रोने का नाटक करने लग जाती है और उनके लिए जूस मंगाने के लिए बोलता है। यही बोलती है इनके लिए जूस मंगाने की क्या जरूरत है, इनके लिए तो नल का पानी ही काफी होगा। ये सुनकर जिंग की मॉम को गुस्सा आ जाता है। में हुआ ये की दादी से मिलने के लिए आता है, उन्हें कुछ मेंटल बीमारी होती है। तभी ये भी वहाँ पर आ जाती है। हुआ उसे बोलता है दादी का इलाज कराओ, इनका जो भी खर्चा होगा मैं देख लूंगा। ये बताती है दादी को कोई बीमारी नहीं है, इन्हें अल्जाइमर है, इसलिए मैं इन्हें नर्सिंग होम में ले जाने के लिए आई हूँ। दादी को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। मिस बाई उन तीनों को देख लेती है। सीन में बाई ने उसकी दादी को किडनैप कर लिया होता है। ये भागते हुए वहाँ पर आती है और बोलती है प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो उसकी तरफ चाकू फेर कर बोलती है अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो खुद को मार लो। ये उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल देती है हुआ भी मेरे साथ आया है। वो बोलती है अच्छा हुआ आया है, पर मैंने तो अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो मुझे ऐसे देखेगा तो मुझे पसंद नहीं करेगा। ये मौके का फायदा उठाकर अपनी दादी को उसके हाथों से बचा लेती है। तभी हुआ भी वहाँ पर आ जाता है। बाई चाकू मारने वाली होती है लेकिन हुआ के हाथ पर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर उसे बता रही होती है तुम प्रेग्नेंट हो। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो वो उसे रिपोर्ट दिखाती है जो देखकर उसे शॉक हो जाती है। तभी हुआ भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम्हें ट्यूमर है पेट में, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। लेकिन डॉक्टर बताती है नहीं आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही ये उसे बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर है। ये सुनकर हुआ तो उसे हग ही कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।